हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताऊंगी कि आईएएस का फॉर्म आ गया है, आप भर लीजिए, आपकी क्या उम्र सीमा वगैरह। केवल ये बात पे आज मैं चर्चा नहीं करने वाली हूँ। आज का जो मेरा मेन मोटिव है वो यही है कि मैं आप सभी को वो बताऊं कि हम क्यों आईएएस का नाम सुनते ही एक अंदर से हमारे अंदर डर बैठ जाता है कि आईएएस मतलब है कि बस हाई लेवल की चीज़ें होगी, और ये हमारे बस की बात नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगी कि जो आईएएस का एग्ज़ाम है ये हर कोई व्यक्ति दे सकता है। बट दिक्कत क्या है कि उसको अच्छे से चीज़ें मालूम नहीं होती हैं। क्या होता है कि हम जब ऊपरी ऊपरी चीज़ देखते हैं कि भाई आईएएस का एग्ज़ाम है, उसको प्री क्वालिफाई करना ही बड़ा मुश्किल है, फिर मेंस तक जाओ, फिर इंटरव्यू जाओ, 3 स्टेजेस होती हैं। तो वहाँ तक जाते जाते हमको लगता है कि भाई हमारी उम्र ही ख़त्म हो जाएगी, फिर ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाएगी। बाकी ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग करते भी हैं, लेकिन फिर भी एक अंदर हमारे डर बैठ जाता है। तो आज मैं वो डर दूर करने की कोशिश करूँगी, आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आप आईएएस की तैयारी इजी तरीके से कर सकते हैं, अगर आप सही रणनीति का पालन करें, सही तरीके से अगर चीज़ों का चुनाव करें। तो आज मैं यहाँ पे फॉर्म से रिलेटेड चीज़ें तो आपको बताऊंगी ही, कितनी बार आप दे सकते हैं, क्या योग्यता चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में तो वैसे भी बहुत सारे लोगों को पता होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम किसी से छुपा नहीं है, सब आईएएस के बारे में जानते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा रहती है, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है ये। तो यहाँ पे सभी इसके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा, आप लास्ट तक देखिएगा, आपको वो सारी चीज़ें मालूम चलेंगी जो शायद बहुत ही ज़रूरी है। तो बात करते हैं इसका जो पेपर है, यूपीएससी कराती है, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 1129 पोस्ट निकली हुई हैं, जिसमें आपका आईएएस का प्री, यानी आपका जो मैंने आपको बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, और फॉरेस्ट का यानी आईएफएस का आपका निकला है। तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगी, ये आपका जो फॉर्म है ये 22 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, 22/1/2025 यानी 22 जनवरी से। और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 11 फरवरी, ठीक है। तो जो स्टूडेंट ये फॉर्म भरना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी भर दीजिए, क्योंकि वैसे भी जनवरी जाने ही वाली है, फैब आने वाला है, आप भर दीजिए। एंड करेक्शन डेट 12/18 है। एंड अब फीस की बात करते, सोचो सबसे बड़ा एग्ज़ाम और सबसे कम फीस। वैसे तो हमने बहुत सारे एग्ज़ाम दे रखे हैं, हम जानते हैं कि हर एग्ज़ाम में फ़ीस कितनी ज़्यादा होती है ना। फॉर्म भरने से पहले डर लगता है, भाई बार बार भरना पड़ता है, इतने सारे फॉर्म आते हैं। यहाँ अगर बात करें तो जर्नल, ठीक है, यानी सामान्य वर्ग, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस को जिन लोग को नहीं पता है तो वो उन लोग को बता देती हूँ, सामान्य श्रेणी से ही कुछ लोग होते हैं जो ईडब्ल्यूएस यानी 10% छूट का फॉर्म भरते हैं, जिनमें क्या होता है कि उनको 10% का आरक्षण मिलता है, ठीक है। तो यहाँ वो लोग 100 रुपये दे के फॉर्म भरेंगे, ठीक है। और अगर मैं बता दूं, यहाँ मेल की बात समझ लीजिएगा, ऑल कैटेगरी ऑफ फीमेल, यानी जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। और एससी एसटी या जो भी आपके मतलब दिव्यांग वगैरह होंगे उनके लिए भी फीस वगैरह कुछ नहीं लगनी है। तो सोचे सबसे बड़ा एग्ज़ाम है लेकिन सबसे कम फीस है, फिर भी हम बहुत ज़्यादा डरते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लेवल का हो जाता है ना, कि कई मतलब टाइम भी आपका लगता है, तो उस हिसाब से हमारा माइंड सेट भी होना चाहिए कि हाँ इसके लिए समय लग सकता है, तो मुझे उसके लिए प्रॉपर समय देना है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे एज लिमिटेशन भी है इसके लिए, तो यहाँ अगर मैं एज लिमिटेशन की बात करूँगी तो मिनिमम एज आपकी आप 21 साल के होने चाहिए, मैक्सिमम एज 32 है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये जर्नल के लिए है, जो 32 साल मैं बता रही हूँ आपको, वो जर्नल के लिए है, यानी 32 साल में आप 6 बार आप आईएएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर छठवीं बार भी आप फेल हो गए तो फिर 7वीं बार आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते, ना पेपर दे सकते हैं। कंडीशंस होती हैं, अभी मैं इसके बारे में अच्छे से आपको बताऊंगी। और यहीं आपका अगर ओबीसी की बात करूंगी तो वहाँ 35 एज तक आपका रहता है, लगभग आप 9 बार इसका मतलब पेपर दे सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि पूरी ज़िंदगी भर जब मन किया तब तक आप देते रहो, ऐसा नहीं है। इसके लिए भी टाइम बाउंडेशन है कि अगर आप
इतनी टाइम तक पास नहीं हुई है तो फिर आप फॉर्म नहीं भर सकते। SC ST के लिए कोई भी मतलब बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो अलग अलग पोस्ट निकली हैं, तो जो अगर मैं IS की बात करूँगी तो 9079, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँगी, आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से स्नातक किया हो, वो यूनिवर्सिटी बस ये होना चाहिए कि मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ठीक है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन करना इम्पॉर्टेंट है, ग्रेजुएशन किए बगैर आप इसका फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। एंड अगर मैं IFS की बात करूँगी तो 150 है, ठीक है। तो ये साइंस लेवल से होगा, ठीक है, और ये तो आर्ट साइड से भी हो सकता है। और यहाँ पे बात करूँगी, देखो आपका जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये एक बार जाके वहाँ पे गवर्नमेंट रिजल्ट में आप एक बार अपनी पोस्ट वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ जो सामान्य वर्ग है, यानी जो हमारा जनरल कैटेगरी है, वहाँ के उम्मीदवारों के लिए 32 साल की उम्र हो और 6 बार केवल वो पेपर दे सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं OBC की बात करूँगी तो 35 साल की उम्र तक की छूट है, ठीक है, और वो 9 बार दे सकते हैं, यानी एक बार 3 है ना एक्स्ट्रा थोड़ा सा। अगर मैं बात करूंगी SC ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए, तो परीक्षा में शामिल होने की कोई भी सीमा नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा आपकी एज लिमिटेशन नहीं दी गई है कि मतलब इतने वक्त तक ही, या मतलब परीक्षा में इतने बार तक ही आप मतलब पेपर वगैरह दे सकते हैं, इनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर मैं बात करूंगी जो EWS हैं, यानी जिनको 10% आरक्षण मिला है, और जो OBC वर्ग के दिव्यांग लोग हैं, मतलब जिनको फिजिकल प्रॉब्लम है कुछ, मतलब कहीं से पैर, आँख, नाक, मतलब हाथ पाँव कुछ भी मतलब चीज़ वो है, वो लोग 9 बार परीक्षा देने का मौका है अधिकतम, ठीक है। तो यहाँ मैंने OBC के लिए भी यही बताया था, यहाँ EWS वालों के लिए भी थोड़ा छूट है, ठीक है, जनरल वालों के लिए भी। और क्या कहते हैं, लेकिन वो कैसे होने चाहिए, दिव्यांग, ये दिव्यांग के लिए, ठीक है। तो दिव्यांग जो हैं वो 9 बार दे सकते हैं, OBC वाले भी 9 बार दे सकते हैं, एंड जो SC ST वाले हैं उनके लिए कोई भी सीमा तय नहीं की गई है, राइट। चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपसे बात की सीमा की, कब तक कौन कौन भर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा कुछ पॉइंट पे मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जब हम ये जो IS का एग्ज़ाम है वो देने के लिए जाते हैं। अगर आपने इंटर क्वालिफाई कर लिया है, यानी 12वीं आप पास हो गए हो, 12वीं पास करने के बाद अगर आप एम अपना बना लेते हो कि हाँ देखो, वैसे 12वीं पास करने के बाद हमारे पास इतना वो नहीं रहता, लेकिन अगर गाइडेंस अच्छी मिलती है, आसपास के जो लोग होते हैं या फैमिली के जो मेंबर होते हैं, वो अगर हमें अच्छे से समझाते हैं कि हमें किस लाइन पे जाना है, तो इतना तो मुझे अभी पता है कि प्रेजेंट टाइम में बच्चे इतने एक्टिव हो गए हैं कि उनको पता है कि आगे जाके उनको करना क्या है। तो अगर इंटर के बाद जैसे आप ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म वगैरह फिल करते हो, तब से आप साइड में क्या करते हो, अगर आप IS के लिए प्रिपरेशन करते हो, तो उन 3 सालों में आपकी प्रिपरेशन, मुझे लग रहा है कि आपकी एक नींव तैयार हो जाती है स्टार्टिंग की, जिससे ये होता है कि जो आपका एक्स्ट्रा टाइम जाता है ना, कि जब हम देखो कुछ बच्चे क्या होते हैं, जब उन्होंने BA वगैरह ग्रेजुएशन वगैरह कर लिया, उसके बाद वो क्या करते हैं, IS का फॉर्म भरते हैं ना। IS का फॉर्म भरा, मुझे लग रहा है कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि 1 साल उनको समझने में निकल जाता है कि भाई इसका सिलेबस क्या है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, पैटर्न समझने में ही उनको समय लग जाता है, क्योंकि फर्स्ट बार वो ये ट्राई करना चाहते हैं कि एग्ज़ाम दे के देखते हैं कि लेवल क्या है, क्या हम इस एग्ज़ाम को दे के समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन यहीं अगर मैं बात करूं कि अगर आप इंटर के बाद, यानी जब आपने 12वीं पास कर ली, उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म वगैरह फिल करते हो, तो साथ साथ में साइड में अगर आप IS के लिए भी प्रिपरेशन करते जाओ, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोचिंग ही ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इतने सारे, आप वहाँ पे चीज़ें कर सकते हो, किसी कोई जानकारी में है उससे गाइडेंस ले सकते हो, उससे चीज़ें कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत अगर पढ़ते जाओगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर होता जाएगा, ताकि जब आप ग्रेजुएशन कर लो, जब आप BA BSc जो भी आप कर रहे हो, जब आप कर लो, उसके बाद जब आप फॉर्म भरोगे और फर्स्ट टाइम भी सोचोगे कि भाई मैं ट्राई करूँ इस चीज़ को,
तो भी आपका एक बेस स्ट्रांग हो चुका होगा और आपके पास एक कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि यस मैं कर सकता हूँ। अब वही अंतर उन लोगों के पास होता है जो ग्रेजुएशन और पीजी करने के बाद अगर ये सोचते हैं कि भाई अब मैं आईएएस का दूंगा, तो ये होता है कि पहली बात तो उतना उनके पास प्रॉपर टाइम नहीं बचता, क्योंकि आईएएस का अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आपके पास प्रॉपर टाइम होना चाहिए, क्योंकि इसमें टाइम लगता है भाई। प्री निकलता है, प्री के बाद मेंस की बात आती है, फिर इंटरव्यू होता है। तो अगर आपके पास पेशेंस है, आप जानते हो कि भाई मेरे पास इतना प्रॉपर समय है, मैं इसको दे सकता हूँ, तब ही आप तैयारी कीजिए आईएएस की। ये सोच के कि भाई अभी मैंने दिया और 1 साल के अंदर मैं इसको निकाल के बाहर कर दूंगा, भाई मेरा हो जाएगा। तो अगर ये सोचते हो तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर आपका नहीं होता है, फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हो। तो यही गलती ज़्यादातर बच्चे करते हैं। यही गलती नहीं करनी है। जब भी आप पेपर दीजिए थोड़ा सा पहले से सोचिए कि हाँ इस पेपर के लिए, और मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई आईएएस का पेपर देने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, बढ़िया बड़ी सी ध्येय आईएएस में, दृष्टि आईएएस में कोचिंग ही करके आप पास हो सकते हो, ऐसा नहीं है। आप यूट्यूब में देखिए तो यूट्यूब में आपको इतने सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे, इतनी अच्छी अच्छी क्लास मिल जाएंगी, ताकि आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लोगे। उसके बाद बुक्स बहुत अच्छी आती हैं, एम लक्ष्मीकांत से लगा के, पॉलिटी से लगा के बहुत सी ऐसी बुक्स आती हैं। और मैं सबसे ज़्यादा रेफर करूँगी जो लोग भी आईएएस की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, बुक्स ज़रूर पढ़ें, क्योंकि बुक्स पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बुक्स से हमारा जो नेचुरल जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो बिल्ड होता है। हम जैसे इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू में वैसे तो अब आपकी एबिलिटी चेक करते हैं, आपका बोलने का तरीका, आप कितने अवेयर हैं चीज़ों से, उस चीज़ के बारे में समझते हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं प्री मेंस की बात करूँगी, मेंस में आपका थॉट प्रोसेस पता चलता है। तो थॉट प्रोसेस निकलता आपकी बुक से ही है। जब आप पूरी चीज़ें अच्छे से कंक्लूजन के साथ समझते हो ना, तब आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होता है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ कि जो लोग भी आईएएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है, आप कोई भी बच्चा क्रैक कर सकता है, ऐसा नहीं। अगर उसको अच्छे से गाइडेंस मिले, अच्छे से वो चीज़ें समझे। सिर्फ आप यूट्यूब में जाके ढूंढते रहोगे कि भाई ये वीडियो, और सिर्फ एमसीक्यू करते चले जाओगे, एमसीक्यू से कुछ नहीं होने वाला। एमसीक्यू आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेगी, और एमसीक्यू हूबहू ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में वैसे कि वैसे प्रश्न मिल जाए। तो मैं इतना कहूँगी कि आप पीवाईक्यू थोड़ा सा देखिए, अगर आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आईएएस वगैरह का, पीवाईक्यू देखिए, ताकि आपको ये पता चल जाए किस तरीके से प्रश्न आते हैं, क्या पैटर्न है, यूपीएससी किस हिसाब से क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ कि अदर एग्ज़ाम भी जो हो रहे हैं उनका पैटर्न भी लगभग यूपीएससी जैसा हो गया है। क्योंकि अभी कथन कारण वाले भी क्वेश्चन ऐसे टाइप के आने लगे हैं कि अब मुझे लग रहा है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी इजी नहीं है, टफ है। तो अगर अपने माइंड में ही बसा लोगे कि भाई आईएएस है, मेरे लेवल का नहीं है, मैं नहीं दे सकता, मेरे लिए बना ही नहीं है, तो ये सोच ही गलत है। कुछ बड़ा सोचोगे तो बड़ा करोगे। ठीक है, तो बड़ा सोचोगे, और मुझे तो इतना यकीन है जो लोग आईएएस की तैयारी करते हैं ना वो अदर एग्जाम आराम से निकाल लेते हैं। जो लोग आईएएस लेवल की तैयारी करते हैं ना, अदर एग्जाम आराम से निकाल लेते हैं। तो यहाँ मैं उन लोगों को सजेस्ट करूँगी जो लोग अभी स्टार्टिंग करने के लिए सोच रहे हैं, तो थोड़ा जल्दी सोचें, और इसके लिए प्रॉपर समय लें, और प्रॉपर तैयारी करें, और कंटिन्यूअस तैयारी करें। मतलब ऐसा नहीं है आपने एक दिन पढ़ लिया, दूसरे दिन सोचा फिर देखते हैं, फिर तीसरे दिन। एक एम बना लीजिए, हाँ मुझे करना है सो करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो आईएएस एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्म आया है इसको फिल कीजिए, प्रॉपर तरीके से तैयारी कीजिए। बहुत सारी कोचिंग्स ऐसी हैं, दृष्टि आईएएस हो गया, और डेली डेली करंट से अपडेट रहिए, न्यूज़ वगैरह पढ़िए। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो द हिंदू की न्यूज़ आती है, द हिंदू वगैरह पढ़िए। तो इन सब से अगर आप अपडेट होते रहेंगे, चीज़ें देखेंगे समझेंगे, तो आपका मतलब एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अवेयरनेस आएगी, और मुझे लग रहा है आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आई होप आज मेरा जो मेन मोटिव था ये यही था, क्योंकि मैंने भी अक्सर देखा था स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे
जो लोग ये सोच के डर जाते थे कि आईएएस का फॉर्म है भाई, हम फॉर्म नहीं भर सकते, मतलब सोचो पहली बार पेपर देने से पहले ही डर जाते थे कि भाई पेपर ही नहीं दे पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। तो ये जो लोग ये सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, ये गलत सोच है। जब आप खुद ट्राई करेंगे, देंगे और कोशिश करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट सिलेबस होता है, आप उसके सिलेबस को अगर समझ गए तो समझ लीजिए आपने उसका एम समझ लिया। ठीक है। जैसे होता है ना, संविधान में हमने प्रस्तावना को समझ ली, प्रस्तावना में ही तो पूरा कंक्लूजन दिया है, पूरा इंट्रो दिया है संविधान का। अगर हमने प्रस्तावना को समझ लिया तो हम सारी चीज़ें समझ जाते हैं। वही आपका आईएएस में सिलेबस होता है, या किसी भी एग्जाम में बोलूँ तो आपका सिलेबस ही ऐसी चीज़ है जिसको आपने समझ लिया तो समझो पूरा एग्जाम ही समझ लिया, है ना। तो ये आज की वीडियो आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मेरा मेन मोटिव आपको मोटिवेशन देना था, मोटिवेट करना था, ताकि आप भी ऐसा ना सोचे, क्योंकि रोजगार वैसे भी नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। केरल हमारा रोजगार देने में शीर्ष स्थान पर आ रहा है, लेकिन यहाँ जो हमारी स्थिति हो रही है वो थोड़ा सा मतलब सोचने लायक है। क्योंकि देखो हर चीज में कहीं पेपर लीक, कहीं पोस्टपोन वगैरह वगैरह, तो लगता है कि जो चीजें हो रही हैं आ रही हैं उनकी तैयारी करके एक गवर्नमेंट जॉब पाई जाए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।